everyone, welcome back to my channel Siddhi Vlogs. I hope you all are doing great and keeping yourself healthy. जब भी हम किसी नई कंट्री में देखिए मूव करते हैं या वहाँ मूव करने का सोच रहे होते हैं तो जो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है वो यही होता है कि उस कंट्री में रहने खाने पीने का खर्चा कितना है। तभी हम सोचेंगे कि हम वहाँ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। तो अगर आपके भी इसी तरह के कुछ सवाल हैं पोलैंड को लेके तो इसमें आपको सारे जवाब मिल जाने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पोलैंड। देखिए एज़ पर द डेफिनेशन अगर हम जाएं, अगर आप गूगल करेंगे या किसी से पूछेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग किन चीज़ों पे आधारित होता है, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको एक कंट्री का कॉस्ट ऑफ लिविंग पता करना है, तो ये बेसिकली 3 या 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसमें से फर्स्ट है हाउसिंग, उसके बाद आता है हमारा फूड एंड ग्रोसरी, उसके बाद हमारा आता है चाइल्ड केयर अगर आपकी फैमिली है, मान लीजिए बच्चे हैं फैमिली में, उसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग को इम्पैक्ट करती हैं अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं। हम अभी स्टिक करेंगे पोलैंड के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हम पोलैंड के बारे में कॉस्ट ऑफ लिविंग बता रहे हैं। गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है हाउसिंग का। हाउसिंग में हम बेसिकली रेंटिंग एन अपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें देखिए रेंट, जब आप एक अपार्टमेंट रेंट करते हैं तो उसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं। आप अगर कोई साइट से देखेंगे, ऑनलाइन साइट से OLX वगैरह, तो उसमें भी 2 तरह के आप कैटेगरीज दिखेंगी। एक होती है जिसमें रेंट में ही यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड होता है। यूटिलिटीज़ बेसिकली क्या होता है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस का हम देते हैं वो अलग एक्सपेंसेस माना जाता है, वो रेंट में इंक्लूडेड नहीं होता है। तो कभी कभार वो जो अमाउंट है वो रेंट में इंक्लूड करके दिखाया जाता है इन ऑनलाइन साइट्स पे, और कभी कभार ऑनलाइन साइट्स पे नहीं दिखाया जाता है। या आप इन पर्सन भी अगर किसी से बात करते हैं तो कभी कभार वो इंक्लूडेड होता है, कभी कभार इंक्लूडेड नहीं होता है, जिसमें आपको एज पर योर कंजम्पशन उतना अमाउंट देना पड़ता है अपने ओनर को या लैंडलॉर्ड को। तो ये तो रही यूटिलिटीज़ की बात। सेकंड चीज़ मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि मैं जो रेंट अपार्टमेंट्स के या जो प्राइस शेयर करने वाली हूँ वो फुली फर्निश्ड हाउस के करने वाली हूँ, जहाँ पे आपको घर पे फ्रिज, टीवी, बेड, यूटेंसिल सब कुछ मिलेगा किचन में। मैं सेमी फर्निश्ड या अनफर्निश्ड हाउस की बात नहीं कर रही हूँ, वो और चीप रेट में मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेंट की। रेंट अगर आप किसी भी शहर में, पोलैंड के या वॉर्सो की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप शहर के बीचों बीच कहीं घर ले रहे हैं, अपना सिटी सेंटर जिसको हम बोलते हैं ज़्यादातर, तो आपका जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट है वो लगभग 2300 से 4000 के बीच में रहता है। अगेन मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मैं फुली फर्निश्ड घर की बात कर रही हूँ। और अगर यही आप सेम 1 बेडरूम अपार्टमेंट सिटी से थोड़ा दूर लेते हैं, आउटस्कर्ट्स में लेते हैं या वॉर्सो या किसी भी सिटी की बाउंड्री में लेते हैं जो इतना सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, तो वो आप 1600 से 3000 तक के बीच में उसका प्राइस रहता है। तो वहाँ पे येस, ये ज़रूर फ़ायदा है कि अगर आप थोड़ा सा भी दूर लेते हैं सिटी सेंटर से तो रेंट में एकदम से 600-700 का ज़्लॉटीज़ का फ़र्क आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ अगर हम 2 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करें इन सिटी सेंटर तो वो आपको पड़ेगा लगभग 3500 से 4500 या 4700 के बीच। और सेम अगर हम फ्लैट आउटसाइड द सिटी सेंटर देखें या दूर देखें थोड़ा सा, तो वो आपको कम पड़ सकता है 3000 से ऊपर की रेंज में, और फिर ज़्यादा तो कितना भी जा सकता है, बट या स्टार्टिंग 3000 में आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल सकता है सिटी के थोड़ा सा बाहर। लेकिन मेरी टिप आपको ये रहेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको सिटी सेंटर में ही रहना चाहिए या अराउंड सिटी सेंटर रहना चाहिए। अगर आप एकदम मेन सेंटर में नहीं रह पा रहे हैं तो उसके थोड़ा आसपास ही रहिए, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर रहता है वो एक सेटलमेंट पीरियड की तरह होता है। आप सेटल ही हो रहे होते हैं क्योंकि आप अपनी कंट्री छोड़ के आए हैं, नई सिटी में आए हैं, नई कंट्री में आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं। प्लस पोलैंड में अगर आप इंडिया से आ रहे हैं स्पेशली, तो पोलैंड में आते ही सबसे पहले तो आपको कल्चरल शॉक ये लगता है कि लोग इतने कम दिखते हैं। तो उसमें भी अगर आप एकदम आउटस्कर्ट्स में या दूर घर ले लेंगे तो लोग और कम दिखेंगे, ऐसा मेरा मानना है और मैंने देखा भी है। क्योंकि हमने जब हाउस हंटिंग अपनी शुरू की थी दूसरे घर की, तो हमने दूर के एरियाज़ को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी और हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया वहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा आइसोलेशन था। नो डाउट वहाँ पे लोग रहते होंगे अपार्टमेंट्स में, घर में, बट वो थोड़ा हमें आइसोलेटेड लगा। हमें लगा कि अगर हम यहाँ आएंगे तो हम ऐसा और ज़्यादा लोनलीनेस फील होगा, तो हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब रेंट में ही मैं एक पॉइंट और इंक्लूड करना चाहूँगी, यूटिलिटीज़ का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी इंक्लूडेड होता है, कभी कभी नहीं होता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको ब्रेकअप बताऊँ तो यहाँ पे गैस और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है।
सस्ती ही है, वो 50-50 आप पर मंथ लगा लीजिए। अब आपका घर जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस उतने बढ़ सकते हैं, और अगर और छोटा होगा तो थोड़े कम भी हो सकते हैं। वाटर यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है क्योंकि हॉट वाटर का प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, कोल्ड वाटर का ज़्यादा है, तो वो आपको लगभग 200 पर मंथ पड़ सकता है एज़ पर योर कंजम्पशन, जितनी आपकी कंजम्पशन हो रही है। अगर आप कम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कम आएगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि 200 पर मंथ आता है। प्लस वाईफाई का आप मान लीजिए 80 zlotys पड़ता है, वो भी यहाँ पे कम प्लान, 50 भी कुछ प्लान्स आते हैं जो आपको 50 में भी अवेलेबल हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो यूटिलिटीज़ ओवरऑल जो है वो आपको 200 से 350 के बीच में पड़ेगा, और वो डिफ़र करेगा, वेरी करेगा एज़ पर योर कंजम्पशन। ऑब्वियसली आप गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी कम खर्च कर रहे हैं तो कम ही बिल आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा अगर वो अमाउंट आपका रेंट में इंक्लूडेड नहीं है। तो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है आपके उस बजट में। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि सेकंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग को डिफाइन करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ पे आपको ई बाइक्स मिलती हैं, यहाँ पे साइकिल्स मिलती हैं, लाइन के स्कूटर्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, जिनके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, एक ऐप लेनी पड़ती है, और उसमें बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, और कुछ डिस्टेंस में तो चार्जेस भी नहीं है। जैसे अगर आप बाइसिकल यूज़ करेंगे यहाँ पे जो वेटेरोलो की है, तो उसमें फर्स्ट 20 मिनट्स फ्री है, आपको कुछ भी चार्जेस नहीं है। आपके अकाउंट में जो आपकी ऐप है उसमें 10 zloty होना चाहिए मिनिमम अकाउंट, उससे कम इनएक्टिव अकाउंट होता है, ज़्यादा में आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। तो अगर आपके अकाउंट में 10 zloty तक है तो आप 20 मिनट्स तक राइड, आपका कोई चार्जेस ही नहीं लगेगा। अगर आपने 20 मिनट से पहले बाइक वापस रख दी, 20 मिनट के बाद लगना शुरू होता है, वो भी बहुत कम होता है, 1 zloty 1.5 zloty। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में जा रहे हैं तो साइकिल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैम्स, बसेस, मेट्रो स्टेशंस और जो दूसरे साधन हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो उनके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं मेट्रो, ट्रैम वगैरह की बात करूँ तो 1 वे टिकट जो आप 3.2 zloty या 4 zloty के बीच में ही पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। मंथली पास भी बनते हैं यहाँ पे, जो मेट्रोज़ में चलते हैं, बसेस में चलते हैं, वो भी आई थिंक 100 zloty से 130 के बीच में वेरी करते हैं, बट आपका 90 to 130 के बीच में वो पास भी रेडी हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे उबेर की बात करूँ, टैक्सी वगैरह की बात करूँ, तो वो भी नॉमिनल चार्जेस ही हैं, बहुत ज़्यादा नॉमिनल नहीं है, बट इतना है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आप करना चाहते हैं कि नहीं, वो आपकी कॉल है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं उस एरिया में। बट अगर आपको मैं स्टार्टिंग रेंज बोलूँ तो 6 से 8 zloty स्टार्टिंग, जिसको हम बोलते हैं मीटर डाउन, जिसको हम बोलते हैं कि किस पे स्टार्टिंग जो रेंज होती है टैक्सी या उबर बुक करने की, वो मैंने 6 PLN में भी करवाई हुई है, कम डिस्टेंस के लिए, 1.5 किलोमीटर के लिए। तो स्टार्टिंग जो है वो 6 से 8 zloty के बीच में रहता है, देन पर किलोमीटर वो 2 और 2.2 zloty ऐड होता रहता है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बिल्कुल भी महंगा नहीं है बहुत ज़्यादा। आप अपने अकॉर्डिंग साइकिल, बाइक, स्कूटर्स, ट्रैम, मेट्रो, कैब कुछ भी ले सकते हैं और देख सकते हैं आपको कौन सा सूट कर रहा है। थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ वो है फूड एंड ग्रोसरी का। अब देखिए, फूड एक ऐसी चीज़ है जो डिफ़र करती है हर किसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग। कौन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वीगन है, तो आपके खाने पीने में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगर आप मैं नॉर्मल एक वेजिटेरियन फैमिली का एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हैं और यहाँ पे घर पे ही कुक करते हैं, ज़्यादा बाहर से नहीं मंगवाते हैं या इस तरह की चीज़ है, तो आपका एक्सपेंसेस ग्रोसरी का 600 से 900 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 के बीच में जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये मैं उस केस में बता रही हूँ जो आपकी फैमिली में 2 एडल्ट्स और 1 चाइल्ड है, तो उनके लिए 600 से 1000 काफ़ी होता है फूड एक्सपेंसेस के लिए। अगर थोड़ी अलग हैबिट्स हैं तो आप 1000 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो फूड एक्सपेंसेस में आपका मैक्स टू मैक्स जो है 600 से 900 के बीच में जो लगना है लग जाएगा। फोर्थ जो मैंने यहाँ पे लिया है वो चाइल्ड केयर का लिया है। चाइल्ड केयर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभार फैमिलीज आ रही होती हैं अपने बच्चों के साथ, किसी की फैमिली में इन्फेंट्स होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, स्कूल गोअर्स होते हैं, तो उनका स्कूल का खर्चा कितना रहेगा यहाँ पे। तो ये अगर मैं आपको देखिए, प्री स्कूलर्स जो होते हैं, किंडरगार्टन में जाने वाले, नर्सरी में जाने वाले जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे 2 कैटेगरीज ऑफ स्कूल्स हैं। पब्लिक स्कूल्स जिनको हम गवर्नमेंट स्कूल्स बोलते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स जो कि किसी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा चलाई जा रही है, उनके थ्रू उसको रन किया जा रहा है। तो अगर आप पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं, अगर आपका बच्चा किंडरगार्टन में जा रहा है तो उसकी फ़ीस कुछ भी नहीं होगी, एब्सोल्युटली ज़ीरो है। और वहाँ पे सिर्फ आपको 300 zloty देना होता है, वो भी मील के लिए। और कभी कभार 300 भी नहीं देना होता है, वो कम ज़्यादा होता है, 200 से 300 के बीच में रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, सिर्फ खाने का ही वहाँ पे देना होता है आपको। और प्राइवेट में अगर आपका बच्चा जा रहा है किसी किंडरगार्टन में,
तो वहाँ उसकी स्टार्टिंग फीस जो होगी वो 1500 से 2500 ज़्लॉटीज़ के बीच में होगी। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने बच्चे को पब्लिक पोलिश स्कूल में एनरोल कराना है या किसी प्राइवेट पोलिश स्कूल में। अगर हम प्राइमरी किड्स की बात करें, मतलब जो किंडरगार्टन से ऊपर की स्टेज होती है, तो उसमें भी पब्लिक में चार्जेस नहीं होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें भी सिर्फ मील प्लान ही जाता है आपका, जो कि 400 होगा या थोड़ा ज़्यादा होगा अगर आपके कोई ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं। 400 से 500 से ज़्यादा नहीं जाता है पब्लिक स्कूल्स में भी, 400-500 ज़्लॉटी। और यही अगर आप प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल्स में जाएंगे तो वहाँ स्टार्टिंग फीस ही 2700-2800 है, और वो जाती है आई थिंक 3300-3400 तक। तो ये डिफरेंस है पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में। आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं आपको किस स्कूल में डलवाना है अपने बच्चे को। एक लास्ट कैटेगरी जो मैंने इस पे बनाई है वो मैंने अदर्स की बनाई है, या मिसलेनियस आप बोल सकते हैं। कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, हाउसिंग वगैरह से हट के होंगे, जैसे कि आपका मोबाइल चार्जिंग यहाँ पे बहुत सस्ते प्लान्स आते हैं। आपको 30 PLNs में बहुत अच्छे प्लान्स मिल जाएंगे, खूब GB डाटा मिलता है, आपको ज़रूरत भी नहीं होगी फिर घर का वाईफाई यूज़ करने की। तो 30 ज़्लॉटी 35 ज़्लॉटी में आपको अच्छे नेटवर्क्स मिल जाते हैं। दूसरा इसमें मैंने इंक्लूड की है डाइनिंग आउट। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको लगभग फॉर 2 एडल्ट्स की मैं बात कर रही हूँ 80 ज़्लॉटी टू 150 ज़्लॉटीज़ का खर्चा आता है ज़्लॉटी, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लास्ट इस कैटेगरी में जो मैंने इंक्लूड किया है वो मैंने इंडियन ग्रोसरी को इंक्लूड किया है। ये मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो सिटी सेंटर में नहीं रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, वो ज़रूर हर बार इंडियन स्टोर से चीज़ें नहीं मंगा पाते, तो जो वो पोलिश स्टोर से ले पाते हैं वो उसी से काम चला लेते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन स्टोर से भी मंगाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो पोलिश स्टोर में आपको नहीं मिल रही है, तो उसका भी आपको आई थिंक 10 दिन या 15 दिन, अगर मैं बोलूँ आपको महीने में अगर आप 2 बार वहाँ से सामान मंगा रहे हैं तो एक बार सामान मंगाने का 150 ज़्लॉटी तो आराम से लग जाता है। तो लेकिन अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि आप एक्सक्लूड कर सकते हैं आटा चावल जो है वो लिडल वगैरह में भी मिलता है, तो अगर आप उसके साथ उसको स्वॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज इंडियन स्टोर में आपका महीने का 300-325 ज़्लॉटीज़ लग सकता है। ये अगेन ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है कि आप मंगवा रहे हैं कि नहीं। इसको एक्सक्लूड भी किया जा सकता है, इसको इंक्लूड भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं। तो ये था मेरे 5 कैटेगरीज में हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, चाइल्ड केयर, फूड एंड अदर्स कैटेगरी को स्प्रेड आउट करके जो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो भी आने वाले फ्यूचर में पोलैंड आने वाले हैं। लाइक कीजिएगा अगर किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम पे आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। Until we meet again, stay home, stay safe.